हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। इस लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है आपको। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके सो दैट वी कैन स्टार्ट। कर दीजिए कंफर्म, मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन का। तो जैसे आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यानी वो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना है। ये क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल ए के चैप्टर 3 को रिलेट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इन क्वेश्चंस को। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लैंडिंग एक्ट रूल्स lay down the legal requirement for measures to be taken by various type of reporting entities stipulated by PML Act। PML Act हो या PML Act के रूल्स हैं, वो उन लीगल रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करते हैं जो अलग अलग रिपोर्टिंग एंटिटीज, जिसमें बैंक्स भी आते हैं, तो वो मेजर्स अडॉप्ट करेंगी। द प्रोविजंस ऑफ दीज डायरेक्शंस also apply to located abroad. So what located abroad? Branches and affiliates located abroad, branches and subsidiaries located abroad, subsidiaries and affiliates located abroad, या branches and minority owned subsidiaries located abroad to the extent they are not contradictory to local laws in the host country। इनके जो प्रोविजंस हैं, चाहे वो PML एक्ट हो, चाहे वो प्रोविजन PML एक्ट के अंतर्गत जो रूल्स हैं, रिपोर्टिंग एंटिटीज इनको कंप्लाई करेंगी। इवन वो भी कंप्लाई करेंगे जो लोकेटेड अब्रॉड हैं, और उस एक्सटेंट तक वो अप्लाई करेंगे जो लोकल लॉ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करते होस्ट कंट्री के अंदर। तो हमने बताना है इनमें से किसको वो अप्लाई करेंगे। वहाँ उन एंटिटीज की ब्रांचेस और एफिलिएट्स को, वहाँ उन एंटिटीज की ब्रांचेस और सब्सिडरीज को, सब्सिडरीज एंड एफिलिएट्स को, या ब्रांचेस एंड माइनॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज को। तो किनको वो वहाँ पे अप्लाई होंगे? तो वो अप्लाई होंगे वहाँ जो ब्रांचेस हैं और माइनॉरिटी ओन्ड सब्सिडरीज हैं उनको। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। सो क्वेश्चन नंबर 2, if a bank has branch overseas and there is a variance in KYC AML standards prescribed by Reserve Bank of India and host country regulator, the branches subsidiaries of banks will adopt more stringent regulations of the two। I'm repeating this question. If a bank has a branch overseas and there is a variance in KYC/AML standards prescribed by Reserve Bank of India and the host country regulators, the branches subsidiaries of banks will adopt which type of regulation out of two। तो अगर किसी बैंक की ब्रांचेस हैं आउटसाइड द कंट्री और वेरिएंस है KYC में और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग स्टैंडर्ड्स के अंदर जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किए और जो वहाँ के रेगुलेटर की गाइडलाइंस हैं, तो उस केस में जो ब्रांचेस हैं, सब्सिडरीज हैं इंडियन बैंक्स की, वो उन रेगुलेशंस में से किसको अडॉप्ट करेंगे? जो मोर रिलैक्स्ड हैं, जो लेस स्ट्रिंजेंट हैं, जो मोर रिग्रेस हैं, जो मोर लीनियंट हैं। तो किनको वो अडॉप्ट करेंगे? सो दे विल अडॉप्ट विच वन? किनको वो अडॉप्ट करेंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस, उसके स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हैं, वहाँ होस्ट कंट्री के रेगुलेटर के डिफरेंट हैं। तो उस केस में वो किनको अडॉप्ट करेंगे? तो वो अडॉप्ट करेंगे जो मोर स्ट्रिंजेंट हैं,
जो मोर रिग्रेस हैं, मोर स्ट्रिंजेंट हैं। तो ऑप्शन सी हमारा आंसर बनेगा। तो इट शुड बी मोर स्ट्रिंजेंट। तो यहाँ पे वर्ड हम रिग्रेस की बजाय लिख देते हैं स्ट्रिंजेंट। जो ज्यादा सख्त हैं उनको वो फॉलो करेंगे। फ्रेंड्स, हम YouTube के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर JIB CIB के सभी पेपर्स के लिए रेगुलरली क्लास कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इस क्लास को यूज़ नहीं कर रहे तो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू यूज़ दिस क्लास। इन क्लासेस में हम कॉन्सेप्ट्स को, उनके क्वेश्चंस को, लॉन्ग एंड डिफिकल्ट क्वेश्चंस को, केस स्टडीज को, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। Branches subsidiary in India of foreign incorporated banks may adopt which type of regulation, the standard prescribed by Reserve Bank of India and their home country? तो अगर फॉरेन बैंकों की ब्रांचेस या उनकी सब्सिडरी इंडिया में है तो उनको दो तरह के रेगुलेशंस में से किस रेगुलेशन को फॉलो करना होगा? वो स्टैंडर्ड्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने प्रेस्क्राइब किए हैं इंडिया के अंदर, या वो रूल्स जो उनके होम कंट्री के रेगुलेटर्स ने प्रेस्क्राइब किए हैं? तो मोर स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, लेस स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस, मोर रिग्रेस रेगुलेशंस और मोर लीनियंट रेगुलेशंस। तो अगर इंडियन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्टैंडर्ड भी है और फॉरेन बैंक का जो होम कंट्री है वहाँ के रेगुलेटर के भी रूल्स हैं, तो दोनों में से किसको फॉलो करना होगा? इससे पहले क्वेश्चन था कि अगर इंडियन कोई बैंक है आउटसाइड द कंट्री, और अब क्वेश्चन है कि अगर कोई फॉरेन बैंक है इंडिया में काम कर रहा ब्रांच के थ्रू या अपनी सब्सिडियरी के थ्रू, तो वो किनको फॉलो करेगा दोनों के बीच में से? फिर जो ज़्यादा स्ट्रिंजेंट हैं उनको वो फॉलो करेगा, जो ज़्यादा सख्त है उनको फॉलो करेगा। Let us now go to question number 4. Customer acceptance policy of a bank lays down criteria for accepting a customer from the perspective of money laundering and terrorist financing risk. जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होती है किसी भी बैंक की, वो एक क्राइटेरिया ले डाउन करती है कि कस्टमर को हम कैसे एक्सेप्ट करेंगे, और इसमें कॉन्टेक्स्ट देखा जाएगा मनी लॉन्ड्रिंग का एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। जो कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी है उनमें कौन कौन से नॉर्म्स इंक्लूड होने चाहिए, तो देखते हैं कौन कौन से वो नॉर्म्स हैं। नो अकाउंट इज ओपनड इन एनोनिमस और फिक्टिशियस और बेनामी नेम। नो अकाउंट इज ओपनड वेयर एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस मेजर्स कैन नॉट बी अप्लाइड ईदर बिकॉज ऑफ नॉन कोऑपरेशन ऑफ द कस्टमर or non-reliability of the document or information furnished by the customer. Transaction or account-based relationship can be undertaken without following the CDD procedure. Circumstances in which a customer is permitted to act on behalf of another person is clearly spelled out. तो ये 4 नॉर्म्स यहाँ पे दिए हुए हैं, हमने पिकअप करना है इनमें कौन कौन से नॉर्म्स एप्लीकेबल हैं। 1 2 3 4 सभी, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 and 3 ओनली। सो सभी को रीड करेंगे केयरफुली और आंसर देने की कोशिश करते हैं। नो अकाउंट इज ओपनड इन एनोनिमस, फिक्टिशियस और बेनामी नाम। यस, ये तो उन नॉर्म्स का पार्ट है। नो अकाउंट इज ओपनड वेयर एप्रोप्रिएट कस्टमर ड्यू डिलिजेंस अप्लाई नहीं हो पाता क्योंकि कस्टमर नॉन कोऑपरेटिव है, या जो डॉक्यूमेंट कस्टमर सबमिट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट रिलायबल नहीं है, तो ये भी एप्लीकेबल बनता है। ट्रांजैक्शन और अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप कैन बी अंडरटेकन विदाउट फॉलोइंग CDD प्रोसीजर। नो, ये तो आफ्टर फॉलोइंग CDD प्रोसीजर ही है, तो दिस इज आउट। Circumstances in which a customer is permitted to act on behalf of another person are clearly spelled out. Yes, this also is part of. तो यहाँ पे हमारा आंसर बना 1 2 3 वाले का, तो ऑप्शन सी हमारा ऑप्शन बन रहा है, आंसर बन रहा है 1 2 4 ओनली, 3 एक्सक्लूड हो रहा है। While establishing relationship with customer,
The banks are to ensure that identity of the customer does not match with any person or entity whose name appears in circulated by Reserve Bank of India. So appears in the blacklist circulated by RBI, watch list circulated by RBI, sanction list circulated by RBI या रोलिंग लिस्ट सर्कुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जब भी कस्टमर के साथ हमने इस्टेब्लिश करना है रिलेशनशिप को, फॉर एग्जांपल अकाउंट ओपन करना है, तो बैंकों को सुनिश्चित करना होता है कि उस पर्सन की जो आइडेंटिटी है वो मैच नहीं कर रही है उस पर्सन के साथ जिसका नाम इनमें से किस में लिखा हुआ है जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलेट करता है। तो इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस चीज़ को सर्कुलेट करता है, तो उसके साथ हमने पर्सन की आइडेंटिटी को कंपेयर करना है, ये देखने के लिए कहीं उसका नाम इन लिस्ट के अंदर तो नहीं है। तो यहाँ पे हम किस लिस्ट की बात कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5। So what is the answer for question number 5? So here we are talking about sanction list। कहीं उसका नाम सैंक्शन लिस्ट में तो नहीं आता, ये सैंक्शन लिस्ट आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से और इसको सर्कुलेट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। While establishing relationship with customers, banks can obtain any additional optional information without consent of the customer unilaterally at discretion mandatory basis। So जब भी इस्टेब्लिश होता है रिलेशनशिप विद द कस्टमर, बैंक्स ऑब्टेन कर सकते हैं ऑप्शनल या एडिशनल इंफॉर्मेशन ऑफ द कस्टमर। तो कस्टमर की कंसेंट के बगैर या यूनिलेटरली या एट डिस्क्रिशन ऑफ द कस्टमर या मैंडेटरली। तो इनमें कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बनता है? तो हम दो तरह की इंफॉर्मेशन मांगते हैं, एक मैंडेटरी इंफॉर्मेशन होती है केवाईसी के लिए, एक एडिशनल और ऑप्शनल इंफॉर्मेशन होती है। जो ऑप्शनल इंफॉर्मेशन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो इनमें से हम विदाउट कंसेंट, यूनिलेटरली, एट डिस्क्रिशन, मैंडेटरली ऑफ द कस्टमर, तो ये रहता है विद प्रायर कंसेंट ऑफ द कस्टमर यानी एट डिस्क्रिशन ऑफ द कस्टमर। तो बेसिकली यहाँ पे होना चाहिए विद प्रायर कंसेंट ऑफ द कस्टमर। कस्टमर की पहले हमने कंसेंट लेनी होगी, कस्टमर कंसेंट देने से मना भी कर दे सकता है, इसीलिए एट डिस्क्रिशन ऑफ द कस्टमर भी बन जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। Customer acceptance policy should not result in a denial of banking or financial facility to the general public, especially those who are financially or socially disadvantaged. But in case of non-compliance of KYC guidelines by an existing customer, what action can be taken by banks? जो CAP है बैंक का, उसके कारण हम बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विस को डिनाई नहीं कर रहे हो जनरल पब्लिक को, स्पेशली वो लोग जो फाइनेंशियली और सोशली डिसएडवांटेजेस हैं। लेकिन अगर कोई कस्टमर नॉन कंप्लायंस करता है केवाईसी गाइडलाइंस का, एग्जिस्टिंग कस्टमर, तो उसके अगेंस्ट हम किस प्रकार का एक्शन ले सकते हैं? फ्रीज द अकाउंट इमीडिएटली, सस्पेंड ट्रांजैक्शंस टेम्पररीली, इम्पोज पेनल्टीज या डिसाइड टू क्लोज अकाउंट आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कस्टमर। तो इनमें कौन सा एक्शन बनता है? हम उस अकाउंट को फ्रीज कर देंगे या ट्रांजैक्शंस को हम टेम्परेरी बेसिस के ऊपर सस्पेंड कर देंगे या पेनल्टीज लगा देंगे या हम डिसाइड करेंगे कि अकाउंट को क्लोज कर दें नोटिस देने के बाद कस्टमर को। तो ये 4 एक्शन में से कौन सा एक्शन एप्रोप्रिएट बनता है क्वेश्चन नंबर 7 के लिए? So what is the answer for question number 7? अकाउंट को फ्रीज करना है इमीडिएटली, ये पॉसिबल नहीं, इसके लिए उसको वेटिंग टाइम देना होता है। ट्रांजैक्शन को हम सस्पेंड नहीं कर सकते, पेनल्टीज भी इसके लिए नहीं है, लेकिन हम
अकाउंट क्लोज करने का डिसीजन ले सकते हैं आफ्टर गिविंग ड्यू नोटिस टू द कस्टमर। सो ऑप्शन डी हमारा आंसर बन जाएगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड्स टू एक्शंस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इंक्लूड confirming, ensuring, checking, identifying and verifying the identity by using reliable independent source document data और information। तो कस्टमर के आइडेंटिफिकेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, व्हाट इज इंक्लूडेड। तो यहाँ पे तो क्वेश्चन का आंसर हमें सीधे वैसे ही दे रखा है। तो दो एस्पेक्ट थे, इनमें एक एक दिया है, तो इसको दे क्वेश्चंस के आंसर नहीं हो सकते। सो आइडेंटिफाइंग एंड वेरीफाइंग द आइडेंटिटी। तो कस्टमर का जो आइडेंटिफिकेशन है उसमें क्या इंक्लूडेड है, एक तो आइडेंटिफाइंग है और फिर जो आइडेंटिटी दी जाएगी उसको वेरीफाई करना है, और उसके लिए हम यूज करेंगे रिलायबल इंडिपेंडेंट सोर्स डॉक्यूमेंट को या डेटा को या इंफॉर्मेशन को। क्वेश्चन नंबर 9, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू बी डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इनमें से किस केस में लेना बनता है। वाइल ओपनिंग एन अकाउंट और इस्टेब्लिशिंग अकाउंट रिलेशन बेस्ड रिलेशनशिप, undertaking international transfer for non-account holders, if a doubt arises about authenticity of an existing customer or adequacy or correctness of information about the customer। तो हमने इन तीन में से चूज करना है किस केस में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी बन जाता है। 1 2 3 ऑल, या 1 and 2 ओनली, या 1 3 ओनली, या 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 9 क्या आंसर बनता है, देखिए जरा। Question number 9. So what will be the answer? तीन स्टेटमेंट्स गिवन है, हमने चूज करना है कौन सा स्टेटमेंट अप्रोप्रिएट बनता है। चलिए देखते हैं इनको। सो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, नंबर 1, वाइल ओपनिंग अकाउंट और इस्टेब्लिशिंग अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप। यस, इसमें तो बनता है। अंडरटेकिंग इंटरनेशनल ट्रांसफर्स फॉर नॉन अकाउंट होल्डर्स, ये भी बनता है। अगर डाउट अराइज होता है अबाउट ऑथेंटिसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर या एडिक्वेसी और करेक्टनेस ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर, तो उस केस में भी ये लेना बनता है। यानी ये तीनों ही सिचुएशन में लेना बनता है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर्स इज मैंडेटरी व्हेन selling any product including third party product, loading reloading of prepaid instruments, loading reloading of travel cards for value of over ₹50,000। तो हमने बताना है कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर इनमें से किन किन सिचुएशन में मैंडेटरी है। तीन सिचुएशंस हमें गिवन है और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। तीनों में बनता है, 1 and 2 में बनता है, 1 and 3 में एप्लीकेबल है, 2 and 3 में एप्लीकेबल है। तो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मैंडेटरी होगा इन केसेस में से किन किन केसेस के अंदर, जब थर्ड पार्टी प्रोडक्ट को बेचा जाएगा, या प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट को लोड या रीलोड किया जाएगा, या लोडिंग रीलोडिंग होगा ट्रैवल कार्ड्स का जब उनकी वैल्यू 50,000 से ऊपर हो। तो इन तीनों में कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर कब मैंडेटरी है। नंबर 1, सेलिंग एनी प्रोडक्ट ड्यूरिंग इंक्लूडिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, यहां तो मैंडेटरी है। लोडिंग रीलोडिंग है प्रीपेड कार्ड का, तो यहां पे भी अगर ओवर ट्रांजैक्शन 50,000 है मैंडेटरी है। लोडिंग रीलोडिंग ऑफ ट्रैवल कार्ड्स, तो यहां पे भी मैंडेटरी है। सो दिस मीन ऑप्शन ए हमारा आंसर बनता है। If a walk-in customer carries out a transaction or a series of connected transactions valuing how much amount CIP is mandatory,
तो दो तरह के कस्टमर्स होते हैं, एक होते हैं अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप वाले कस्टमर, तो जो अकाउंट ओपन करते हैं, एक होते हैं जो अकाउंट ओपन नहीं करते, उनको हम कहते हैं वॉक इन कस्टमर। वॉक इन कस्टमर के केस में CIP कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मैंडेटरी होगा। अगर वो ट्रांजैक्शन कंडक्ट करते हैं या सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस कंडक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू कितने अमाउंट से ऊपर होगी, तो CIP मैंडेटरी बन जाएगा। 1,00,000 रुपीज, 75,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज या 50,000 रुपीज। तो वो सिंगल ट्रांजैक्शन हो या सीरीज ऑफ कनेक्टेड ट्रांजैक्शंस हो, दोनों ही केसेस में ये मैंडेटरी बन जाएगा। किस केस में? जब ट्रांजैक्शंस का वैल्यू कितने अमाउंट से ऊपर ना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द आंसर? तो किस केस में CIP कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसीजर मैंडेटरी रहेगा? सो व्हेन इट इज मैंडेटरी, तो ये मैंडेटरी हो जाएगा जब ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50,000 रुपये से ऊपर हो, मोर देन 50,000। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर हो जाएगा। कस्टमर ड्यू डिलीजेंस इंक्लूड, जब हम बात करते हैं कस्टमर ड्यू डिलीजेंस की तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? कस्टमर आइडेंटिफिकेशन है, उसमें ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर लोकेशन है, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एक्टिविटी है, ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पर्पस फॉर विच बैंकिंग सर्विस विल बी यूज्ड। तो ये 4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। हमने बताना है इनमें से कौन कौन से रिलेटिव है, कनेक्टेड हैं। तो 1 2 3 4 ओनली, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 and 3 ओनली। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है? कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स लोकेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट कस्टमर्स एक्टिविटी, इंफॉर्मेशन अबाउट पर्पस फॉर विच द अकाउंट इज बीइंग ओपनड। क्वेश्चन नंबर 12, आप KYC करते हैं डेली बेसिस के ऊपर ऑलमोस्ट, लेकिन कहाँ तक करनी है इस डेप्थ के बारे में हम आमतौर के ऊपर अवेयर नहीं होते, करते हैं। तो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस में क्या क्या इंक्लूडेड है? कस्टमर का आइडेंटिफिकेशन करना, ये इंक्लूडेड है। कस्टमर से इंफॉर्मेशन लेना कि उसका लोकेशन कौन सा है, जिसके लिए हम उसका एड्रेस प्रूफ लेते हैं। कस्टमर की एक्टिविटी की इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना, ये भी उसमें इंक्लूडेड है। पर्पस किसके लिए बैंक सर्विस यूज़ किया जाएगा, तो वो भी हम उसमें ऑब्टेन करते हैं। तो ऑप्शन हमारा आंसर बन जाएगा A B C 3, यानी 1 2 3 4 सारे के सारा हमारा ये आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए ऑप्शन ए हमारा आंसर है। Documents are to be obtained from an individual associated with the bank in any of the under-mentioned capacities. डॉक्यूमेंट्स हमने लेने हैं सभी इंडिविजुअल से, वो इंडिविजुअल्स जो इनमें से किसी भी कैपेसिटी से रिलेटेड हों। पर्सन एंटरिंग इनटू अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, यानी वो अकाउंट ओपन कर रहा है। बेनिफिशियल ओनर ऑफ लीगल एंटिटी ऑफ द कस्टमर, या अथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ लीगल एंटिटी ऑफ द कस्टमर, या पावर ऑफ टॉर्नी होल्डर ऑफ लीगल एंटिटी ऑफ द कस्टमर। तो हमने बताना है इनमें से किन किन केसेस में उन इंडिविजुअल से हमने डॉक्यूमेंट्स ऑब्टेन करने हैं। सो 1 2 3 4 ऑल केसेस में, 1 2 3 ओनली केसेस में, 1 2 4 ओनली केसेस में, या 1 3 ओनली केसेस के अंदर। तो हमने ID डॉक्यूमेंट्स लेने हैं। सो वो डॉक्यूमेंट्स जो किसी भी इंडिविजुअल केस के अंदर हम लेते हैं, तो वही डॉक्यूमेंट हमने इनमें से किस किस सिचुएशन में लेने हैं। देख लेते हैं किस किस सिचुएशन में बनते हैं।
ए पर्सन एंटरिंग इनटू अकाउंट बेस्ड रिलेशनशिप, अगर कोई पर्सन अकाउंट ओपन कर रहा है तो उससे हमने ये डॉक्यूमेंट लेने हैं इंडिविजुअल से रिलेटेड, उसका आईडी लेना है, उसका एड्रेस लेना है, पर्टिकुलरली उसका आईडी लेना है, साथ में एड्रेस लेना है। बेनिफिशियल ओनर ऑफ लीगल एंटिटी, तो अगर कोई लीगल एंटिटी कस्टमर है, जैसे कोई कंपनी है, उसका बेनिफिशियल ओनर है, उससे लेना है, यस उससे लेना है। ऑथोराइज्ड सिग्नेटरी ऑफ लीगल एंटिटी कस्टमर, अगर कोई लीगल एंटिटी कस्टमर है, जैसे एक ट्रस्ट है, कंपनी है, तो जो भी उसका ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा उससे भी हमने लेना है। ए पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर ऑफ ए लीगल एंटिटी कस्टमर, अगर कोई लीगल एंटिटी कस्टमर है, जैसे कंपनी है या ट्रस्ट है, उसका कोई पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर है जो कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शन कंडक्ट कर रहा है, तो उससे भी ऑब्टेन करना है, यानी ये सभी केसेस में ऑब्टेन करना है। इन केस ऑल, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इज मैंडेटरी इफ बेनिफिट और सब्सिडी फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट इज टू बी रिसीव्ड इन द अकाउंट, तो ये डॉक्यूमेंट हमें प्रोवाइड किए गए हैं। पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार, इनमें से किस डॉक्यूमेंट को हमने मैंडेटरी बेसिस के ऊपर लेना है, यानी वो तो लेना ही लेना है। किन केसेस में, जहां कोई बेनिफिट मिल रहा है या सब्सिडी आनी है उस अकाउंट के अंदर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, उस अकाउंट में हमने वो रिसीव करनी है। तो इनमें से कौन सा वो डॉक्यूमेंट है जो मैंडेटरी बेसिस के ऊपर लेना है? तो नॉर्मली हम अकाउंट ओपन करते हैं बाय ऑब्टेनिंग ओवीडी। सो आउट ऑफ 6 डॉक्यूमेंट हम किसी एक डॉक्यूमेंट को लेते हैं, लेकिन अगर किसी अकाउंट के अंदर सब्सिडी आनी है गवर्नमेंट की या गवर्नमेंट का कोई बेनिफिट आने हैं, तो उनमें से उन केसेस में हम इनमें से किस डॉक्यूमेंट को लेंगे? फ्रेंड, इन केसेस में जहां ये सब्सिडी रिलेटेड केसेस हैं, हम आधार को ऑब्टेन जरूर करेंगे। आधार इज वन ऑफ दोज 6 ओवीडीज, 6 जो ओवीडीज हैं उनमें से आधार भी एक है। तो दिस मीन अगर वो सब्सिडी वाला अकाउंट नहीं है तो हम आधार के बगैर भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बाकी 6 में से किसी एक डॉक्यूमेंट को लेकर के। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में जाने से पहले, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इफ लाइव क्लास एनफ टू पास द एग्जाम, ये जो फ्री लाइव क्लास है हम कंडक्ट करते हैं, क्या ये काफ़ी है आपके एग्जाम को पास करने के लिए? नो फ्रेंड, इट इज़ नॉट एनफ, क्योंकि हम इस क्लास में पूरे सिलेबस को कवर नहीं कर पाते। लेकिन ये क्लास बहुत यूज़फुल है आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपको पास होना है तो फिर आपको फुल सिलेबस को कवर करना होगा। अगर आप इस पर्पस के लिए IIBF की बुक्स को यूज़ करते हैं तो इन बुक्स में कुछ लिमिटेशंस हैं इन बुक्स की। तो जैसा स्टूडेंट्स बताते हैं, इनको अंडरस्टैंड करने में उनको डिफ़िकल्टी आती है, वो बार बार करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो इसके चलते उनका टाइम भी बहुत सारा स्पेंड होता है, मीन्स वेस्ट होता है। इन बुक्स में वो कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तो हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, लेकिन वो काफ़ी नहीं है, जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती। केस स्टडीज़ इन बुक्स में ऑलमोस्ट ना के बराबर मिलती हैं, और इन सभी के चलते जो मिनिमम स्कोर स्टूडेंट को लेना होता है, ना तो वो सिलेबस कवर कर पाते हैं पूरी तरह से, ना वो मिनिमम स्कोर ले पाते हैं, इसलिए उनको बार बार पेपर में अपीयर होना पड़ता है। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है, रेमेडी क्या है? इसका रेमेडी फ्रेंड्स है हमारे बेस्ट क्वालिटी वेरी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। तो आप जब हमारे वीडियो लेसन्स को यूज़ करते हैं तो उसमें हम कॉन्सेप्ट को बहुत सिंपल करके बताते हैं, जिससे आप उसको ईजिली अंडरस्टैंड कर जाते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर जाते हैं, और इनके चलते आप पूरे सिलेबस को कवर कर लेते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे मल्टी चॉइस क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं, जिससे आपकी प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाती है। अगर हमारे केस स्टडी पैकेज को आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिलती हैं विद सॉल्यूशंस। तो केस स्टडीज़ CIB में तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपका ये पार्ट भी कवर हो जाता है, और इन सभी के चलते फिर आपका
जो प्रेपरेशन है वो प्रॉपर हो जाता है और आपके पास होने की जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो बहुत इम्प्रूव कर जाती हैं। अब ये अवेलेबल कहाँ पे है? तो ये सब कुछ अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में। हमारी वेबसाइट में जाएं तो वहाँ उसके कोर्स पेज में जा कर के इनमें से किसी भी कोर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो वहीं पे आपको हमारी ऐप भी मिल जाएगी, तो वहीं से आप हमारी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो उससे आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। Banks are to obtain a certified copy of officially valid document OVD containing details of identity and address or an equivalent e-document of any OVD. For this purpose OVD include, तो बैंक सर्टिफाइड कॉपी लेंगे OVD का, जिसमें आइडेंटिटी की डिटेल्स होंगी और एड्रेस की डिटेल्स होंगी, या वो इक्विवेलेंट ई डॉक्यूमेंट होगा किसी भी OVD का। इस पर्पज़ के लिए यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं। हमने बताना है इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स OVD के तौर के ऊपर काम कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस काम कर सकता है, पासपोर्ट काम कर सकता है, पैन काम कर सकता है, आधार काम कर सकता है। यानी 1 2 3 4 ऑल, या 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 3 ओनली। तो कौन से डॉक्यूमेंट इनमें से OVD का काम कर सकते हैं? तो कुल मिला के हमारे पास 6 डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने बताना है इनमें से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो OVD का काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द आंसर? तो चलिए देख लेते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस इट इज पार्ट ऑफ OVD, पासपोर्ट इट इज OVD, पैन it is not OVD, Aadhaar it is OVD. So this means ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार। सो ऑप्शन सी इज आवर आंसर। तो ये हमारा आंसर है। तो बाकी के जो बचे हुए 3 हैं वो कौन कौन से हैं? तो उसमें एक है हमारा वोटर आई कार्ड, एक हमारा है मनरेगा का आईडी, और एक है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का एंट्री। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट इंडियंस और पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, ए कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड बाय एनी ऑफ द स्पेसिफाइड अथॉरिटीज एज लिस्टेड बिलो शुड बी ऑब्टेन्ड इन ओरिजिनल। अगर वो NRI कस्टमर है या वो PIO कस्टमर है, तो उनसे लेनी है हमने डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी ओरिजिनल में। और ये सर्टिफिकेशन इनमें से कौन करते हैं? ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, branches of overseas banks with whom Indian banks have a relationship, notary public located abroad, Indian embassy or consulate general in the country where non-resident customer resides। तो ये जो हम ओरिजिनल की सर्टिफाइड कॉपी का ओरिजिनल पार्ट लेंगे, सो यानी जो सर्टिफाइड कॉपी वो ओरिजिनल में हम लेंगे, तो वो जो सर्टिफिकेशन करता है इनमें से वो कौन सा सर्टिफाई करता है, ये आंसर हमने प्रोवाइड करना है। इन चारों में से कोई भी, या इनमें से ओनली 1 2 3 ओनली, या 1 2 4 ओनली, या 1 and 3 ओनली। तो ये सर्टिफिकेशन इनमें से कौन कर सकता है? तो दिस इज द आंसर वी हैव टू प्रोवाइड। तो वो जो डॉक्यूमेंट की हमने ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी लेनी है NRI के केस में या PIO के केस में, तो वो सर्टिफिकेशन इनमें से कौन कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 16, क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 16 का? चलिए देखते हैं इनमें सर्टिफिकेशन कौन कर सकते हैं। ऑथोराइज्ड ऑफिशियल्स ऑफ ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स रजिस्टर्ड इन इंडिया, यस दिस इज ओके। ब्रांचेस ऑफ ओवरसीज बैंक्स विद हुम इंडियन बैंक्स हैव रिलेशनशिप, तो वहाँ के जो बैंक्स हैं ओवरसीज बैंक्स हैं, फॉरेन बैंक्स हैं, लेकिन उनकी रिलेशनशिप है इंडियन बैंकों के साथ।
फॉर एग्जाम्पल SBI का कॉरस्पॉन्डेंट बैंक है सिटी बैंक, तो सिटी बैंक ने अगर उसको वेरीफाई कर दिया तो SBI उसको एक्सेप्ट कर लेगा उस डॉक्यूमेंट को। देन वहाँ के जो नोटरी पब्लिक हैं तो यस दे कैन ऑल्सो बी एक्सेप्टेड। इंडियन एम्बेसी या कॉन्सुलेट जनरल है उस कंट्री के अंदर जहाँ पे NRI कस्टमर रह रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, यानी इन चारों का सर्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है। If officially valid document does not have updated address of the customer for limited purpose of address, which of the following are considered OVD? जो ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट कस्टमर ने हमें सबमिट किया लेकिन एड्रेस उसमें अपडेटेड नहीं है, तो उस केस में लिमिटेड पर्पस ऑफ एड्रेस के लिए इनमें से किसको OVD कंसिडर किया जाएगा, यानी एज ए सब्स्टिट्यूट ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एड्रेस मान लिया जाएगा। यूटिलिटी बिल विच इज नॉट मोर देन 3 months ओल्ड ऑफ एनी सर्विस प्रोवाइडर, प्रॉपर्टी और म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, पेंशन और फैमिली पेंशन पेमेंट ऑर्डर इशू टू रिटायर्ड एम्प्लॉयज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इफ दे कंटेन द एड्रेस, letter of allotment of accommodation from employer issued by state government or central government department, statutory or regulatory bodies, public sector undertakings, scheduled commercial banks, financial institutions and listed companies, and leave and license agreement with such employers allotting official accommodation। तो इनमें से किस डॉक्यूमेंट को हम एक्सेप्ट कर सकते हैं एज substitute for address purpose? 1 2 3 4 all, 1 2 3 only, 1 2 4 only या 2 3 4 only? तो इनमें से किस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट किया जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 17। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए? यस, व्हाट इज द आंसर? सो चलिए देख लेते हैं। यूटिलिटी बिल हम एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन यूटिलिटी बिल 2 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। सो दिस मीन दिस इज आउट। अगर यहाँ पे 2 months होता तो दिस वाज इन। प्रॉपर्टी या म्यूनिसिपल टैक्स रिसीट, यस ये लिया जा सकता है। पेंशन या फैमिली पेंशन का ऑर्डर जो है अगर उसमें एड्रेस है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है। अलॉटमेंट लेटर्स हैं जिनको एम्प्लॉयर इशू करता है और ये वो सारी संस्थाएं जिनके एम्प्लॉयर अगर उनको इशू करते हैं तो इसको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, यानी ऑप्शन आंसर हमारा हो जाएगा डी। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 18 वेयर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट इज ऑब्टेन्ड फॉर एड्रेस पर्पस। जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 17 में देखा कि अगर ऑल्टरनेटिव डॉक्यूमेंट लिया है एड्रेस पर्पस के लिए इंस्टेड ऑफ ओरिजिनल OVD तो कितने पीरियड में OVD विद करंट एसेट सबमिट करना होगा? सो व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर सबमिशन ऑफ दैट OVD? सो 6 months में, 12 months में, 9 months में या 3 months में? क्वेश्चन नंबर 18 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 18 का? व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18? तो ये पीरियड उसमें बनता है 3 महीने का। सो 3 months पीरियड है, 3 महीने के अंदर OVD विद करंट एड्रेस सबमिट करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नॉर्मल यूज ऑफ आधार आर ट्रू और फॉल्स? इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स या नॉर्म्स, इट इज नॉट नॉर्मल, नॉर्म्स फॉर यूज ऑफ आधार यानी रूल्स फॉर यूज ऑफ आधार इनमें करेक्ट हैं, ट्रू हैं या फॉल्स हैं? आधार कैन बी यूज्ड ओनली विद रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर, कस्टमर वांटिंग क्रेडिट ऑफ बेनिफिट्स सब्सिडी अंडर द नोटिफाइड स्कीम, फॉर ए कस्टमर voluntarily using Aadhaar number for identification purpose, if a customer provides a current address different from that in Aadhaar records, a self-declaration is to be obtained। तो यहाँ पे हमने बताना है
कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा नॉर्म आधार की यूज को लेकर के करेक्ट है। तो ये सभी ऑप्शंस को हमने रीड करना है, फिर आंसर प्रोवाइड करना है और ये हमारे ऑप्शन आंसर्स होंगे। सो 1 ट्रू, 2 ट्रू, 3 ट्रू, 4 फॉल्स और इस तरह से हमारे ये ऑप्शंस हैं। तो देखिए इनमें से कौन सा ऑप्शन आंसर हमारा करेक्ट बनता है। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आधार से रिलेटेड स्टेटमेंट्स या नॉर्म्स कौन कौन से करेक्ट हैं। तो चले देखते हैं कि एक को करके। टू बी यूज्ड ओनली विद रिटन कंसेंट ऑफ द कस्टमर। यस, ये तो मैंडेटरी नॉर्म है कि हम आधार को यूज कर सकते हैं अगर कस्टमर रिटन में हमें कंसेंट देगा। एक कस्टमर वांटिंग क्रेडिट बेनिफिट सब्सिडी अंडर नोटिफाइड स्कीम, तो ये भी मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे लेंगे हम मैंडेटरी बेसिस के ऊपर अगर किसी कस्टमर को कोई बेनिफिट लेना है या सब्सिडी मिलने लेना है गवर्नमेंट से। फॉर ए कस्टमर वॉलेंटरली यूजिंग आधार नंबर फॉर आईडी पर्पज, आईडी पर्पज के लिए अगर कस्टमर आधार नंबर को यूज करता है तो भी हम ले सकते हैं। इफ कस्टमर प्रोवाइड्स करंट एड्रेस डिफरेंट फ्रॉम दैट आधार रिकॉर्ड्स ए सेल्फ डिक्लेरेशन टू बी ऑब्टेन्ड, तो यस ये भी हमने ऑप्शन लेना है। तो ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। तो उसको जब हम देखते हैं तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाता है। चले अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आधार शुड बी रिडेक्टेड ऑन बैंक्स रिकॉर्ड फिजिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक रिटेनिंग ओनली फर्स्ट 6 डिजिट्स, फर्स्ट 8 डिजिट्स, लास्ट 6 डिजिट्स या लास्ट 4 डिजिट्स। सो बैंक अपने रिकॉर्ड्स में आधार रिकॉर्ड करता है लेकिन उसको जो दिखाता है तो कितने डिजिट्स में वो दिखाता है, फर्स्ट 6 में, लास्ट 6 में, फर्स्ट 8 में या लास्ट 4 में। तो कितने डिजिट्स वो दिखाता है, फर्स्ट वाले या लास्ट वाले, फर्स्ट वाले 6 एंड 8 या लास्ट वाले 6 एंड 4। तो किसको वो दिखाता है जो नजर आता है, तो इट इज लास्ट 4 डिजिट्स। सो बाकी के डिजिट्स को क्रॉस करके दिखाया जाता है और लास्ट 4 डिजिट्स वहां पे दिखाए जाएंगे। इन केस ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर, जिसका हम OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन भी कहते हैं, एग्रीगेट बैलेंस ऑफ ऑल डिपॉजिट अकाउंट्स ऑफ द कस्टमर शेल नॉट एक्सीड हाउ मच अमाउंट, और अगर एक्सीड होता है तो फिर उस अकाउंट के अंदर वो नॉन ऑपरेशनल बन जाता है जब तक OVD सबमिट नहीं किया जाता। तो हमने यहाँ पे बताना है एग्रीगेट बैलेंस कितना हो सकता है इन डिपॉजिट अकाउंट्स के अंदर, जिसमें हम फॉलो करते हैं OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन को। सो इट इज ₹5 लाख, इट इज ₹1 लाख, इट इज ₹2 लाख या इट इज ₹10 लाख। क्वेश्चन नंबर 21। तो क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। यस, व्हाट इज आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। हमने बताना है एग्रीगेट बैलेंस। तो ये ध्यान रखें, हम स्मॉल डिपॉजिट अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं, हम नॉर्मल अकाउंट की बात कर रहे हैं। तो जो नॉन फेस टू फेस बेसिस के ऊपर ओपन किए गए हैं OTP बेस लेकर के, तो इनमें मैक्सिमम एग्रीगेट बैलेंस हो सकता है ₹1 लाख। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन केस ऑफ अकाउंट्स ऑफ नॉन फेस टू फेस कस्टमर्स OTP बेस्ड आधार वेरिफिकेशन, यानी उसी प्रकार के अकाउंट्स जो हम क्वेश्चन नंबर 21 में बात कर चुके हैं, इनमें एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर मैक्सिमम कितना हो सकता है। एग्रीगेट क्रेडिट इन ए फाइनेंशियल ईयर, तो पहले क्वेश्चन में था बैलेंस कितना हो सकता है मैक्सिमम, और यहाँ पे है पूरे साल के अंदर क्रेडिट टोटल कितना हो सकता है मैक्सिमम। तो ऑप्शंस हमारे पास 3 लाख हैं, 4 लाख हैं, 1.5 लाख है एंड 2 लाख है। तो एग्रीगेट ऑफ ऑल क्रेडिट्स इन द फाइनेंशियल ईयर, तो ये एग्रीगेट कितना हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 22।
So what is answer for question number 22? This can be maximum ₹2 lakh, ज़्यादा से ज़्यादा 2 lakh rupees. Option D is the answer. In case of accounts of non-face-to-face customer, OTP based आधार वेरिफिकेशन, तो एक बार फिर से उसी प्रकार के अकाउंट्स फॉर बोरोल अकाउंट्स, अगर वो लोन अकाउंट्स हैं तो उनमें हम टर्म लोन को सैंक्शन कर सकते हैं, डिसबर्स कर सकते हैं, जिसका टोटल अमाउंट जो सैंक्शन का होगा वो कितने अमाउंट से एक्सीड नहीं करेगा। तो टर्म लोन का सैंक्शन अमाउंट ₹50,000, ₹80,000, ₹75,000 या ₹60,000 amount of a term loan which can be sanctioned under this non-face-to-face customers OTP based Aadhaar verification. So what is the amount of a term loan which can be sanctioned? 50,000, 80,000, 75,000 या 60,000. So this amount can be maximum 60,000 rupees. ज़्यादा से ज़्यादा 60,000 रुपये ये अमाउंट हो सकता है. For sole proprietary firm, CDD, customer due diligence of individual, that is proprietor, shall be carried out. In addition, any two of the following documents are to be obtained. अगर वो सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म का अकाउंट है जिसमें हमने इंडिविजुअल यानी प्रोप्राइटर का CDD तो करना है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस तो करना है, उसके अलावा इन एडिशन हमें 2 डॉक्यूमेंट और लेने होंगे. यहाँ पे लिस्ट बताया गया डॉक्यूमेंट्स का, उनमें से कौन से वो 2 डॉक्यूमेंट हम ले सकते हैं. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लाइसेंस इश्यूड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी, सेल्स एंड इनकम टैक्स रिटर्न या CST, VAT, GST सर्टिफिकेट. प्रोविजनल भी हो सकता है, फाइनल भी हो सकता है रजिस्ट्रेशन का. तो इनमें से हम किन 2 डॉक्यूमेंट्स को ले सकते हैं विच वी कैन ऑब्टेन? 1 2 3 4 ओनली, 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली. तो इनमें से हम किन को ले सकते हैं? चारों में से कोई 2, 1 2 3 4 एनी, या 1 2 3 ओनली में से कोई 2, या 1 2 4 ओनली में से कोई 2, या 2 3 4 में से ओनली कोई 2. क्वेश्चन नंबर 24. क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 24 के लिए? तो कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट लिए जा सकते हैं? एक एक देख लेते हैं. रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लिया जा सकता है, यस इट इज़ वन ऑफ दोज डॉक्यूमेंट्स. सर्टिफिकेट या लाइसेंस अगर म्युनिसिपल अथॉरिटी इशू करते हैं वो लिया जा सकता है. सेल टैक्स का रिटर्न हो या इनकम टैक्स का रिटर्न हो वो लिया जा सकता है, यानी यहाँ पे GST का रिटर्न हो गया. सेंट्रल ST है, VAT है या GST सर्टिफिकेट है वो लिया जा सकता है. तो इन चारों में से कोई 2 लिए जा सकते हैं. दिस मीन आवर ऑप्शन A इज द राइट आंसर. फ्रेंड, इससे पहले कि हम अगले क्वेश्चन के ऊपर चलें, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं. आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर आप अपना क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, वहीं पे हम सूटेबली उसको आंसर कर देंगे. अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल ID है, तो यहाँ पे आप मेल कर दें, हम सूटेबली आपको आंसर करके आपकी हेल्प करेंगे. आज के सेशन में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को कवर किया. आई एम श्योर कि आप इस सेशन को यूज़फुल मानेंगे. अगर ऐसा है तो इसको लाइक कर दीजिए. जब आप किसी सेशन को लाइक करते हैं तो YouTube उन सेशंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाने की कोशिश करता है, यानी दूसरे स्टूडेंट्स की हेल्प हो रही होती है जब आप किसी सेशन को लाइक करते हैं. तो इसको लाइक कर दीजिए ताकि इसका बेनिफिट और स्टूडेंट्स को मिले. पर्सनल तौर के ऊपर आप इसके लिंक को शेयर कर सकते हैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट के ऊपर. चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे बहुत सारे सेशंस आप मिस कर रहे होंगे. अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई सेशन मिस ना हो, क्योंकि ये सारे के सारे ही इम्पोर्टेंट हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को पुश करना ना भूलें.
तो अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के ऊपर। फॉर सोल प्रोप्राइटरी फर्म द CDD ऑफ इंडिविजुअल शैल बी कैरिड आउट इन एडिशन 2 डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम ए लिस्ट आर टू बी obtained। तो इंडिविजुअल का CDD और 2 एडिशनल डॉक्यूमेंट सोल प्रोप्राइटरी फर्म के केस में हमने लेने हैं, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर देखा था। In case bank is satisfied that it is not possible for the customer to furnish 2 of these documents, it may accept only one of these documents and obtain more document and satisfy itself that business of the firm is carried out from the given address, waive the requirement or ask for a guarantor or carry out field verification। तो अगर कोई कस्टमर 2 डॉक्यूमेंट नहीं दे पाता और कस्टमर को बैंक को लगता है कि वो जेन्युइन है, तो उस केस में एक डॉक्यूमेंट लेकर के प्लस साथ में क्या करके बैंक अपने आप को सेटिस्फाई करेगा कि फर्म का बिजनेस गिवन एड्रेस के ऊपर कंडक्ट किया जा रहा है। इसके लिए वो और कोई डॉक्यूमेंट को लेगा, इसके लिए वो रिक्वायरमेंट को वेव कर देगा, इसके लिए वो गारंटर की डिमांड करेगा, इसके लिए वो फील्ड इंस्पेक्शन फील्ड वेरिफिकेशन को कैरी करेगा। तो बैंक इनमें से 4 एक्शन में से कौन सा एक्शन करेगा? क्वेश्चन नंबर 25। So what shall be the answer for question number 25? तो इसके लिए बैंक फील्ड वेरिफिकेशन कंडक्ट करेगा। ऑप्शन डी इज द आंसर। फॉर ओपनिंग एन अकाउंट इन द नेम ऑफ अ कंपनी विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट KYC। अगर हमने कंपनी का अकाउंट ओपन करना है तो इनमें से क्या लेना होगा KYC को कंप्लीट करने के लिए? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ द कंपनी या पर्टिकुलर्स ऑफ द डायरेक्टर्स। तो इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन को मैंडेटरी बेसिस के ऊपर लेना होगा KYC को कंप्लीट करने के लिए? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स, परमानेंट अकाउंट नंबर कंपनी का और डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स। तो इनमें से किस किस को लिया जाएगा? 1 2 3 4 ऑल लिए जाएंगे, 1 2 3 ओनली लिए जाएंगे, 1 2 4 ओनली लिए जाएंगे या 2 3 4 ओनली लिए जाएंगे। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इनमें से हमने क्वेश्चन का आंसर देना है ए से लेके डी तक। तो क्या क्या लिया जाएगा? सो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन लिया जाएगा, मेमोरेंडम आर्टिकल्स ये भी लिए जाएंगे, पैन नंबर कंपनी का ये भी लिया जाएगा। डायरेक्टर्स के पर्टिकुलर्स की जरूरत नहीं है, तो ये इसकी जरूरत नहीं है। सो दिस मीन ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। While opening account of a company, KYC document of which of the following are relevant? तो जब हम कंपनी का अकाउंट ओपन करेंगे तो ये कुछ इंडिविजुअल्स हैं, इनमें से किसके KYC डॉक्यूमेंट लेने होंगे? बेनिफिशियल ओनर्स के, ऑथोराइज्ड सिग्नेटरीज के, ऑथोराइज्ड मैनेजर्स ऑफिसर और एम्प्लॉइज के, पर्सन होल्डिंग अटॉर्नी टू ट्रांजैक्ट ऑन द कंपनीज बिहाफ। तो इन चारों में से किसका ID हमने लेना होगा KYC को पूरा करने के लिए? 1 2 3 4 ऑल, 1 2 3 ओनली, 1 2 4 ओनली या 2 3 4 ओनली। तो किनके लेने होंगे हमने? बेनिफिशियल ओनर के लेने होंगे ID डॉक्यूमेंट, यानी ऑथोराइज सिग्नेटरी का लेना होगा, ऑथोराइज्ड मैनेजर्स ऑफिसर या एम्प्लॉइज का लेना होगा, या पर्सन जिसके पास अटॉर्नी है टू कंडक्ट कंपनीज ट्रांजैक्शंस। क्वेश्चन नंबर 27 क्या आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 27 के लिए? बेनिफिशियल ओनर्स के लिए लेना है, यस। ऑथोराइज सिग्नेटरी जो अकाउंट ऑपरेट करते हैं या ओपन करते हैं उनके लिए लेना है, यस। जिन लोगों को ऑथोराइज किया है कंपनी ने फॉर दैट पर्पस, चाहे वो मैनेजर्स हों, ऑफिसर्स हों या एम्प्लॉइज हों, यस। अगर किसी के पास अटॉर्नी हो टू ट्रांजैक्ट ऑन कंपनीज बिहाफ तो उससे भी लेना है। दैट मीन ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
वाइल ओपनिंग अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म विच इज रजिस्टर्ड, तो अगर हमने अकाउंट ओपन करना है किसी पार्टनरशिप फर्म का जो रजिस्टर्ड है, तो हमें उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, पार्टनरशिप डीड लेना है, परमानेंट अकाउंट नंबर ऑफ पार्टनर्स लेना है, KYC डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनर्स लेना है। ऑल द 4 लेने हैं या 1 2 3 ओनली लेने हैं या 1 2 4 ओनली लेने हैं या 2 3 4 ओनली लेने हैं। तो ऑप्शन हमारे यहाँ पे पड़े हैं, ऊपर 4 स्टेटमेंट्स हैं और यहाँ पे हमारे ऑप्शंस हैं, तो इनमें से हमने आंसर देना है। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पैन नंबर ऑफ पार्टनर्स एंड KYC डॉक्यूमेंट ऑफ द पार्टनर्स। तो क्या क्या हमने लेना है इनमें से व्हेन वी ओपन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट विल बी द आंसर। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेना है, यस लेना है अगर वो रजिस्टर्ड है तो। पार्टनरशिप डीड लेना है, यस लेना है। KYC डॉक्यूमेंट ID के पार्टनर्स के लेने हैं, यस लेने हैं। पैन नंबर लेना है पार्टनर्स का पैन नंबर नहीं लेना है, पार्टनरशिप फर्म का पैन नंबर लेना है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा बना, 1 2 4 वाला। सो 1 2 4 ऑप्शन सी हमारा आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन केस ऑफ ए कंपनी बेनिफिशियल ओनर्स आर दोज पर्सन्स हु होल्ड मोर देन हाउ मच शेयर इन द कैपिटल और प्रॉफिट। सो कंपनी के केस में जब हम कहते हैं बेनिफिशियल ओनर्स, तो किन लोगों को कहा जाएगा जिनके पास कितने % से ज़्यादा कैपिटल या प्रॉफिट का शेयर है। 15% से ज़्यादा, 5% से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा या 10% से ज़्यादा। तो किन केसेस में कहा जाएगा कि वो बेनिफिशियल ओनर है इन केस ऑफ ए कंपनी। क्वेश्चन नंबर 29, तो किसको कहा जाएगा। सो बेनिफिशियल ओनर हम उन लोगों को कहेंगे जिनका शेयर कैपिटल में या प्रॉफिट में 10% से ज़्यादा है, इट इज़ मोर देन 10%। प्रीवियसली इट यूज टू बी 25% इन केस ऑफ ए कंपनी, लेकिन 23 के अंदर 2023 के अंदर इसको रिड्यूस करके कर दिया है 10%। तो 10% हियर इज द आंसर। वेल फ्रेंड्स, अब हम इस सेशन को वाइंड अप करेंगे, लेकिन वाइंड अप करने से पहले एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगा, JIB CIB प्रमोशन एग्ज़ाम तीनों की रेगुलर क्लासेस अब हम YouTube के ऊपर डेली बेसिस के ऊपर कंडक्ट कर रहे हैं। अगर आप इन क्लासेस को वॉच नहीं कर रहे हैं तो यू आर मिसिंग समथिंग इम्पॉर्टेंट। तो इन क्लासेस का बेनिफिट लें एंड दीज आर ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।